Hello students, today we will start chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife. Have you observed the types of the tree, bushes, grasses and bird in the field and park in and around your school? Are they similar or there are variation? India being a vast country, you can imagine the type of the bioform available throughout the year, throughout the country. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब भी आप कभी अपने स्कूल के पास जाते हैं, आसपास होते हैं या पार्क जाते हैं, तो आपने देखा होगा आपको तरह तरह के पेड़, आपको तरह तरह की ग्रास, बुशेस, बर्ड्स देखने को मिलती हैं। क्या वो सब एक जैसी होती हैं देखने में? क्या उनमें आपको कोई वेरिएशन दिखता है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और आप इमेजिन खुद कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के बायोफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, मतलब 12 जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसमें से एक इंडिया भी है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्युपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में 47,000 प्लांट्स की स्पीसीज जो है हमें देखने को मिलती है, और अगर वर्ल्ड में बात करें पूरे वर्ल्ड में इंडिया की 10th रैंक है, जिसमें कि इंडिया में 47,000 अलग अलग तरह के प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती है। एंड 4th इन द एशिया। और अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जिसमें इंडिया भी लाई करता है, तो इंडिया का रैंक क्या है? 4th रैंक है प्लांट स्पीसीज में, कि हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के प्लांट्स की कैटेगरी मिलती हैं। There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world total number of flowering plant. अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, ऐसे मतलब प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, तो इंडिया में 15,000 से भी ज़्यादा, हम कह सकते हैं 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और वर्ल्ड में अगर हम अपनी पोजीशन की बात करें तो 6% हमारे इंडिया ही अकाउंट करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। मतलब हमारे देश का कंट्रीब्यूशन कितना है? 6% है कि अलग अलग तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे यहाँ मिलते हैं। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब उनमें फ्लावर्स नहीं निकलते हैं लेकिन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फर्न्स, एल्गी, फंगी। फर्न्स मतलब होता है स्टूडेंट एक तरीके का ये प्लांट होता है जिसकी स्टेम्स जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी थिन इसकी लीव्स होती हैं। लीव जो होती है, पत्तियाँ बहुत पतली होती हैं, लेकिन इनमें कोई फ्लावर नहीं निकलता है। एल्गी एक एक्वेटिक प्लांट एंड फंगी। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 species of animal as well as a rich variety of fishes in its fresh and marine water. साथ ही साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें, जानवरों की बात करें, तो इंडिया में 90,000 से भी ज़्यादा एनिमल्स की स्पीसीज अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। और अगर हम फिशेस की बात करें तो चाहे फ्रेश वाटर हो, ताज़ा पानी हो, चाहे मरीन वाटर हो, समुद्री पानी हो, तो अलग अलग वैरायटी की हमको फ़िश भी देखने को मिलेगी। Now, what is natural vegetation? Natural vegetation refers to the plant community which has grown naturally without the human aid and has been left undisturbed by the human for a long time. मतलब एक ऐसे तरीके की प्लांट कम्युनिटी की बात करी जा रही है जो कि नेचुरली, नेचर प्राकृतिक अपने आप ही ग्रो कर गया है और किसी भी तरीके से इंसानों का उसमें कोई भी रोल नहीं रहा है। मतलब और इंसान उससे काफ़ी लंबे समय तक मतलब इंसानों का कोई टच ही नहीं रहा है, वो अपने आप ग्रो कर गया है। मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप अपने घर में कोई प्लांट लगाते हैं, आप उसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो आप खुद उसमें लग रहे हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन हम नहीं कहेंगे। नेचुरल वेजिटेशन मतलब विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमन, मतलब ह्यूमन्स ने कहीं से भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी है और वो प्लांट अपने आप ग्रो कर गया है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। Thus, cultivated crops and fruits orchid form part of vegetation but not of natural vegetation. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जैसे कोई भी क्रॉप, जैसे वीट है, राइस है, या कोई भी तरीके का फ्रूट है, एप्पल है, ऑरेंज है, ठीक है, तो वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता है, वो हमारे वेजिटेशन का पार्ट है, नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए, बड़े बड़े फ्लावर्स जो हम ग्रो करते हैं फील्ड्स में, तो वो क्या है? वो उसमें ह्यूमन इंटरफेयर करता है, ह्यूमन उसमें अपना एफर्ट डालते हैं, तब प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, तब क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, तो वो वेजिटेशन का पार्ट है, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन।
तो ऐसे तरीके का आपका वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन है, मतलब हमारे इंडिया से बिलोंग करता है, उसे हम एंडेमिक कहते हैं या इंडिजीनियस स्पीसीज कहते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो कि हमारे देश का नहीं है लेकिन हमारे देश में कहीं बाहर से आया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्जॉटिक प्लांट कहेंगे। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब है कि अगर हम पर्टिकुलर किसी रीजन में या किसी पर्टिकुलर एक पीरियड में हम किसी प्लांट को कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट जो है इस पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है, मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स की बात हो रही है। नाउ फौना, फौना का मतलब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रेफर टू दी फौना। तो अगर हम पर्टिकुलर किसी एनिमल की स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि ये स्पीसीज ऑफ एनिमल जो है आपका ईस्ट पार्ट में मिलता है या साउथ पार्ट में मिलता है, तो उसे हम कह रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, फौना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। अब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग एनिमल मिलते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे। उसके फैक्टर क्या है, नंबर 1 रिलीफ। रिलीफ में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैंड। लैंड हमारे नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। देखिए कुछ वेजिटेशन आपको माउंटेन में मिलेगा, तो कुछ आपको प्लेटू एरिया में मिलेगा, तो कुछ आपको प्लेन एरिया में मिलेगा। मतलब हर तरीके का वेजिटेशन हमको हर तरह की लैंड पे ग्रो करने को नहीं देखने को मिल सकता है। कुछ प्लांट्स होंगे जो आपके डेजर्ट एरिया में ग्रो हो सकते हैं, तो कुछ आपके हिली एरियाज में ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे फर्टाइल लेवल, अगर हम जो फर्टाइल लेवल जो बात करते हैं, जहाँ की लैंड फ्लैट है, जो हमारे प्लेन्स एरिया, वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माने जाते हैं। The undulating and the rough terrains are area where grassland and woodland develop and give shelter to the variety of wildlife। लेकिन जहाँ की जो टेरेन्स मतलब जो लैंड्स है जो अंडुलेटिंग है, रफ है, मतलब एक जैसी नहीं है, तो वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्रासलैंड घास उगती है या वुडलैंड लकड़ियों वाले पेड़ उगते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ अलग अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल को एक तरीके से शेल्टर का काम करता है, मतलब उनको रहने की जगह मिलती है। नंबर 2 सॉइल। द सॉइल ऑल्सो vary over space. Different type of soil provide basis for different type of vegetation. Sandy soil of the desert support cactus and thorny bushes, while the wet marshy deltic soil support the mangrove and deltic vegetation. The hill slope with some depth of soil have conical tree. Soil जो है, मिट्टी जो है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हमारे वेजिटेशन पे फ़र्क पड़ता है। देखिए जैसे सैंडी सॉइल होगी, जो रेतीली सॉइल होगी, जो कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में मिलती है, वो किस तरह के प्लांट को सपोर्ट करेगी, वहाँ पे हमें कैक्टस देखने को मिलेंगे, कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हमारा कोई वेट मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, गीला एरिया है जहाँ पे बारिश होती है, तो वो सॉइल, वहाँ की डेल्टिक सॉइल किस तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी, वहाँ पे हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर हम हिली स्लोप्स की बात करें, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, तो वहाँ पे हमें कॉनिकल ट्रीज मिलेंगे, कॉनिकल शेप के पेड़ मिलेंगे, जैसे कोन होता है। क्लाइमेट, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहला है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। तो वेजिटेशन किसी भी इलाके का कैसा होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर पे, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, नमी है, रेनफॉल कैसी होती है, सॉइल वहाँ की कैसी है। On the slopes of Himalaya and the hills of Peninsula above the height of 915 meter, the fall in temperature affect the type of vegetation and its growth। अगर हम हिमालय माउंटेन्स की बात करें या पेनिनसुलर हिल्स की बात करें, जो हमारा पेनिनसुला है जहाँ पे हिल्स हैं, जो कि 915 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे पहाड़ मिलते हैं हमें जहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो जब टेम्परेचर गिरता है तो वहाँ का वेजिटेशन भी उसी तरीके का होता है। अलग अलग एरिया, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वेजिटेशन हमें अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। जैसे हिमालयन रीजन्स में या अपर जहाँ पे टेम्परेचर डाउनफॉल हो रहा है, वहाँ पे हमें एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है, जो कि आपके काफ़ी जहाँ पे हाई माउंटेन होते हैं वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट इज फोटो पीरियड, सनलाइट। The variation in duration of sunlight in different places is due to the difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to the longer duration of sunlight, tree grow faster in summer. अब सन की जो लाइट पड़ती है स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेसेस पे, वो अलग अलग प्लेसेस पे उसके अर्थ के अलग अलग जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसकी वजह से अलग अलग सनलाइट अलग अलग लैटिट्यूड पे पड़ती है। एल्टीट्यूड, हाइट, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, मतलब जितनी सनलाइट आपकी जिस टाइम पे पड़ रही है उस तरीके से हम कह सकते हैं उस एरिया के वेजिटेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है।
ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट ज़्यादा टाइम तक मिलती रहती है किसी भी एरिया को, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रीज ज़्यादा ग्रो करते हैं समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे। पर्सिपिटेशन, रेनफॉल की बात की जा रही है। अगर हम इंडिया में बात करें रेनफॉल की, तो इंडिया में पूरी की पूरी रेनफॉल हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एडवांसिंग मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है, जो कि जून से सितंबर का महीना होता है, या फिर रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से इंडिया को रेनफॉल मिलती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पे काफ़ी डेंस, काफ़ी घना वेजिटेशन होगा, और जिन एरियाज में रेनफॉल कम होगी वहाँ का वेजिटेशन कम होगा। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट जो जंगल हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? एक तो फॉरेस्ट, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये हमारी इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये हमारे क्लाइमेट को मॉडिफाई रखता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, स्ट्रीम्स में, नदियों में जो फ्लो होता है पानी का उसको रेगुलेट करता है, इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल अपना फॉरेस्ट से मिलता है। बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जंगली आदिवासी ट्राइबल पीपल्स हैं, जो कि अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन फॉरेस्ट की मदद से ही करते हैं। साथ ही साथ हमें फॉरेस्ट की जो सीन्स होते हैं, मतलब जो हम नज़ारे देखते हैं इतने खूबसूरत, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही देखने को मिलता है। तो एक तरीके से हम रिक्रिएशन मतलब हम वहाँ पे अपना समय बिताने जाते हैं। विंड फोर्स को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेनफॉल, बारिश कराने में मदद करता है, सॉइल की खाद बनाने में मदद करता है, वाइल्ड एनिमल को ये शेल्टर, एक घर देता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट का ये क्या है, एक तरीके से फॉरेस्ट इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडियन नेचुरल वेजिटेशन में अभी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है कि हमें लैंड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लैंड को कल्टीवेट करना है, डेवलपमेंट करना है, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनानी है, माइनिंग हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहरों में आके बस रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के लिए चारा चरने के लिए लैंड चाहिए। तो कुछ इन फैक्टर्स की वजह से हमारे वेजिटेशन पे काफ़ी असर पड़ा है। The vegetation cover of India is large part is no more natural in a real sense, except in the some inaccessible region like the Himalaya, the hilly region of central India and the Marusthali. The vegetation of most of the area has been modified in some places or replaced or degraded by the human occupancy. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट हमारे इंडिया की वेजिटेशन की, तो हमारा जो बहुत बड़ा हिस्सा है वेजिटेशन का, अब वो नेचुरल नहीं रह गया अगर हम रियली में बात करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस हो चुकी है, और ह्यूमंस की इस इंटरफेरेंस की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, जैसे कि हिमालय का जो रीजन हो गया, या जो हमारे सेंट्रल इंडिया का जो भाग है जहाँ पे हिली रीजन है, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी कई जगहों पर इंडिया में वेजिटेशन में चेंजेस आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? प्लांट अकर इन distinct group of community in area having the similar climatical condition. The nature of the plant in an area to a large extent determine the animal life in that area. When the vegetation is altered, the animal life also change. All the plant and animal in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment. हम अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेचर की, तो जो हमारे यहाँ नेचर में जो प्लांट्स मिलते हैं, तो उन प्लांट्स की वजह से क्या होता है, उस एरिया के एनिमल की लाइफ पर भी असर पड़ता है। जैसा जैसा हमारा वेजिटेशन बदलता रहेगा, एनिमल्स की लाइफ जो होती है उनमें भी बदलाव आता रहता है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं किसी भी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम, जिससे कि क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इसी इकोसिस्टम का इंसान भी एक पार्ट है, ह्यूमन बींग्स भी उसका पार्ट है। अब हाउ डू द ह्यूमन बींग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन? दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। द ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बींग लीड टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल, क्रिएटिंग द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब हमने क्या किया है, हमने अपने इकोसिस्टम में क्या किया है, हमने हमारे जो इकोसिस्टम में जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया। इंसान की ग्रीड, उसके लालच की वजह से वो क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है। As a result, some of the plant and animal have reached
द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल हैं जिनकी वैरायटी अब हमें देखने को नहीं मिल रही है, वो डे बाय डे कम होती जा रही हो। A very large ecosystem on land having the distinct type of vegetation and animal life is called biome. बायोम क्या है? बायोम का मतलब है कि एक लार्ज इकोसिस्टम ज़मीन के ऊपर जिसपे अलग अलग तरीके के वेजिटेशन प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग ट्रीज देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग एनिमल लाइफ देखने को मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। द बायोम्स आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट। तो बायोम का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं? प्लांट्स के बेसिस पे पहचानते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन कितने तरीके का होता है? देयर आर 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज गिवन इन योर बुक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट स्टूडेंट्स वहाँ मिलते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। हमारे अपने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा अपर पार्ट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम, या फिर जो हमारा वेस्टर्न घाट है, या फिर जो हमारे जो आइलैंड ग्रुप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान ग्रुप, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इस तरह के फॉरेस्ट हमको इसी तरह के एरिया में देखने को मिलते हैं। नाउ उसके फीचर्स क्या क्या हैं? जिन एरियाज़ में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। द ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो 60 मीटर से भी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ऐसे इलाके क्या होंगे? वार्म होंगे, गर्म होंगे, वेट, मतलब साल भर वहाँ बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे अलग अलग लग्जूरियंट टाइप का बहुत अच्छा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के पेड़, झाड़ियाँ, क्रीपर मतलब जैसे पेड़, जब आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर कोई लताएं निकल जाती हैं या वॉल की सहारे कोई आपका प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसे हम क्रीपर कहते हैं। तो इस तरीके की मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ट्रीज देखने को हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। और इस तरीके के फॉरेस्ट का जो ट्रीज़ होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम नहीं होता है कि वो अपनी पेड़ की पत्तियों को कब शेड करेंगे, कब उनसे पत्तियां गिरेंगी। तो साल भर ये पेड़ क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ जो इस तरह के फॉरेस्ट में होती हैं जो कि कमर्शियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना। और कुछ कॉमन एनिमल जो इस फॉरेस्ट में मिलते हैं वो है एलिफेंट, मंकी, लिमूर, डियर, वन राइन, एक सींग वाला जो राइनोसोरस है वो भी हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स के जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल्स होते हैं, वहाँ पे मिल सकता है, या आसाम के जंगल में या वेस्ट बंगाल के जंगल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ बर्ड, बहुत अलग अलग तरीके की चिड़िया, बैट्स, चमगादड़, स्लॉथ, स्कॉर्पियन जो बिच्छी होती है, या स्नेल्स होते हैं, वो भी हमें इन जंगलों में देखने को मिल सकता है। नाउ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये ज़्यादातर हम इंडिया में देखें तो इस तरह के फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे मिलेंगे? उन रीजन्स में, उन इलाकों में जहाँ पे रेनफॉल 200 से 70 मतलब 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीफ फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन अ ड्राई समर। मतलब जब समर होता है और ड्राई समर होता है मतलब सूखा होता है, तो ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं, अपनी पत्तियों को गिराते हैं हर 6 to 8 वीक्स में, मतलब 6 से 8 वीक्स में ये पेड़ जो है अपनी पत्तियां जो हैं झड़ती रहती हैं इनकी। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये फॉरेस्ट को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उन एरियाज में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया का ईस्ट पार्ट देखें, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या फिर हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, ठीक है, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है, वहाँ पर हमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और इस फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ जो हैं वो है आपका टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ट्रीज के स्पीसीज हैं जो कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। नाउ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स जहाँ पे रेनफॉल जो है 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये फॉरेस्ट आपको? द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, मतलब पेनिनसुला प्लेटू का वो पार्ट जहाँ पे बारिश होती है, बिहार के प्लेन्स, उत्तर प्रदेश का जो प्लेन एरिया है,
कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज इस फॉरेस्ट के, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में हमें कैसे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, जैसे टीक, साल, पीपल, नीम। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर फॉर कल्टीवेशन। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो काफ़ी बड़ा रीजन जो है वो क्लियर कर दिया गया है। किस लिए? ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सके, एग्रीकल्चर किया जा सके। कुछ पार्ट को इसलिए क्लियर किया गया है ताकि जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग कर सकें, मतलब एनिमल्स वहाँ पे जाके ग्रेज कर सकें, चढ़ सकें। इन दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट में कुछ कॉमन एनिमल्स जो मिलते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। वैरायटी ऑफ बर्ड, चिड़िया, लिजर्ड, छिपकली, स्नेक्स, सांप, टॉर्टोइज, कछुए आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब। द थॉर्न फॉरेस्ट, ये आपको इस तरीके के फॉरेस्ट आपको स्टूडेंट्स उन रीजन में देखने को मिलेंगे जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको थॉर्नी जो कांटे वाले पेड़ होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं वो मिलेंगी। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे गुजरात, राजस्थान, या जो सेमी एरिड मतलब जहाँ पे थोड़ा सूखा होता है, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहाँ पर हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इस एरिया के जो इम्पोर्टेंट जो पेड़ हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं वो है एकेशिया, पाम और यूरफिबिस, कैक्टी, जो यहाँ पे मेन प्लांट्स हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड, पेड़ यहाँ पे कैसे होते हैं स्टूडेंट? बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब काफ़ी दूरी दूरी पे होते हैं। इन पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं। इतनी लंबी होती हैं कि सॉइल से ये क्या करती हैं, जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि सॉइल में जो भी मॉइस्चर होता है इसको ये ऑब्जर्व कर लेती हैं और ये प्लांट्स जो हैं, ये ट्रीज जो हैं, इस तरीके के एरिया में सर्वाइव कर ले जाते हैं। द स्टेम्स आर सेक्युलेंट, इसका मतलब होता है कि जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी रसीली होती हैं ताकि वो पानी को कंजर्व करके बचा के अपने पास रख सकती हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक, जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं और काफ़ी स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। टू मिनिमाइज द इवापोरेशन, मतलब पत्तियाँ इतनी आपकी छोटी होती हैं कि इवापोरेशन ना हो सके, उसमें से पानी भाप बन, जैसे कहते नहीं ना जा सके, भाप बन के ना उड़ सके। These forests give way to the thorn forest and scrub in the arid area. इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर हमें क्या मिलेगा? थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा, ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ, या फिर हमें स्क्रब देखने को मिलेगा क्योंकि एरिया कैसा होता है, काफ़ी एरिड होता है, सूखा होता है। इस फॉरेस्ट में, थॉर्न फॉरेस्ट में जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो वो कैसे होंगे, जैसे हमें चूहे, रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, जंगली जो गधा होता है, हॉर्सेस, घोड़े या कैमल, ऊंट देखने को मिलता है। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।